पड़ोस वाली आंटी आई हुई है हमारे घर। हमारे कपड़े गिर गए थे ना उनकी बालकनी में, वही देने आई है। चलो उनके लिए चाय बना देती हूँ। बहू, ये क्या खटर पटर लगा रखी है तूने किचन में? इस समय क्या बना रही है तू? मम्मी जी मैं चाय बना रही हूँ। पर इस समय कौन चाय पी रहा है? वो मम्मी जी पड़ोस वाली मिश्रा आंटी आई हुई है। हमारे कपड़े कुछ छत से उड़ के ना उनकी बालकनी में गिर गए थे, वही देने आई है। इसीलिए मैं आंटी जी के लिए चाय बना रही हूँ। पर बहू, चाय बनाने की क्या जरूरत है? और तू किससे पूछ के चाय बना रही है? तुझे पता है अगर इनके घर चले जाओ ना तो कोई पानी भी नहीं पूछेगा तुझे, और तू चाय बनाने लगी इनके लिए। तुझे कोई जरूरत नहीं है इनके लिए चाय बनाने की। पर मम्मी जी, हर चीज का बदला थोड़ी होता है कि उन्होंने हमें चाय नहीं पिलाई तो हम भी नहीं पिलाएंगे। हर चीज का बदला होता है बहू। उसने तो हमें पानी भी नहीं पूछा था और तू उनके लिए चाय बना रही है। पर मम्मी जी, अब तो मैंने आंटी जी को बोल दिया है कि मैं उनके लिए चाय बना के ला रही हूँ। अगर मैं अब चाय बना के नहीं ले जाऊंगी तो कितना बुरा लगेगा ना। अरे उसे बुरा लगेगा तो लगते रहने दे, हमें इस बात से क्या मतलब है। और तू कान खोल के सुन ले बहू, जो हमारे लिए जैसा करेगा ना हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे उसके लिए, ना कम न ज्यादा। पर माँ जी, मेरे मायके में तो मेरी मम्मी किसी को बिना चाय पिए हुए अपने घर से नहीं जाने देती है। पर बहू तू ये मत भूल, ये तेरा मायका नहीं ससुराल है, और यहाँ वही होता है जो मैं चाहती हूँ। चल अब जा यहाँ से। बड़ी आई उस मिश्रानी को चाय पिलाने वाली। जरा मिलके आती हूँ उस मिश्रानी से। अरे बड़ी देर हो गई, ये बहू अभी तक चाय बना के नहीं लाई। मेरे से तो यही बोल के रही थी कि चाय बनाने जा रही है। मुझे तो घर में बहुत काम पड़ा हुआ है। मुझे लगता है बहू किसी काम में लगी होगी। अब चाय के लिए कौन इतना इंतजार करेगा। चलो मैं चलती हूँ। वैसे भी इस बहू को अभी अपनी सास की आदत का पता नहीं है, वो तो किसी को पानी भी ना पूछे, तो चाय तो बहुत दूर की बात है। धीरे धीरे बेचारी बहू को पता चल जाएगा। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मिथिलेश जी ने मना किया होगा चाय बनाने के लिए। चलो खैर, मुझे क्या है, ये इनके घर की बात है। ऋतिक बेटा, एक मिनट रुक, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहिए माँ। तेरे ताऊ की लड़की की शादी है, पता ही होगा तुझे। तो शादी में कोई ना कोई तो जाएगा ना यहाँ से, तो लेने देने में क्या देना चाहिए? ओहो माँ, ये मुझे कैसे पता होगा? ये सब आपके काम है, आप देख लीजिए। मेरे पास 3-4 साल पहले की एक साड़ी रखी हुई है, मैं सोच रही हूँ वही तेरे ताऊ के लड़की को वही दे देते हैं। पर माँ, इतनी पुरानी 3-4 साल पहले की साड़ी देने की क्या जरूरत है? संगीता के लिए एक अच्छी साड़ी खरीद लो ना। अब जब कोई चीज दे ही रही हो तो साड़ी कम से कम ऐसी तो होनी चाहिए कि हमारी बहन उसे पहन ले। वो कब से तेरी बहन हो गई, ये मत भूल। तेरी बहन तो बहुत चंचली है। वो संगीता, वो तो तेरी ताऊ की लड़की है, ये मत भूल। और दूसरी बात ये, ब्याह शादियों में तो ऐसी साड़ियाँ दी जाती हैं। अब हमें क्या मतलब है कि वो हमारी दी हुई साड़ी पहने या ना पहने। आपको जब मेरी बात सुननी नहीं है तो आपको जैसे लग रहा है ना ठीक ऐसे कर लो आप। मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तू क्या खड़े होकर हमारी बातें सुन रही है? नहीं नहीं माँ जी, मैंने कोई बातें नहीं सुनी। मैं तो आपको बस ये बोलने आई थी कि आपका नाश्ता मैंने आपके रूम में बना के रख दिया है, आप ठंडा होने से पहले खा लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, खा लूंगी। अब तू जा यहाँ से। जैसे कभी नाश्ता ना बनाती तो मैं भूखी रह जाती। भला इस समय दरवाजे पे कौन आया होगा? अरे ननद रानी और नंदोई जी, आप दोनों एक साथ? हाँ भाभी, यहाँ से निकल रहे थे तो मैंने सोचा चलो भाभी के घर चला जाए, इसलिए आगे हम। और बताइए आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, आप बताओ आप कैसे यहाँ का रास्ता भूल गई? वो भाभी आपसे काम था, इसीलिए हम आए थे। भाभी मैं तो ये पूछने आई थी कि मेरी भतीजी संगीता की शादी है, तो आप क्या दे रही हैं? मैं तो दीदी बहुत महंगी वाली साड़ी लेके आई हूँ, और ये सोच रही हूँ उस पर 21,000 रुपये रख के दे दूंगी, और एक सोने की अंगूठी दे दूंगी। क्यों दीदी, इतना बहुत है ना, या और भी कुछ देना है? हाय राम, ये मम्मी जी कितना झूठ बोलती है, कितनी लंबी लंबी फेंक रही है ये। आप बताओ दीदी, आप क्या दे रही हो अपनी भतीजी को? मैं तो बहुत कुछ देना चाहती हूँ भाभी अपनी भतीजी को, पर घर के हालात मेरा साथ नहीं दे रहे हैं भाभी, इसलिए मैं तो संगीता और उसके पति के लिए कपड़े खरीद लाई हूँ। मेरी आदत तो आपको पता ही है दीदी, मैं ऐसे लेने देने में कभी चुकती नहीं हूँ। भगवान ने मेरे को दिल ही इतना बड़ा दिया है, मुझसे तो कभी किसी का दुख देखा नहीं जाता है। और संगीता के तो बेचारी के पापा भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से तो जेठानी जी शादी करनी है संगीता की। और आपको तो पता है दीदी, भगवान की दया से हमारे घर में तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ये जानते हुए भी कि जेठानी जी के घर से मेरी चंचल के लिए ये सब वापस नहीं आएगा। उसके बाद भी देखो कितना बड़ा दिल दिया है भगवान ने मुझे, फिर भी मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ संगीता के लिए। अब संगीता की चाची जो ठहरी मैं, इतना तो मैं संगीता के लिए कर ही सकती हूँ। मैं तो हीरे की अंगूठी देना चाह रही थी, फिर मैंने सोचा कि जेठानी जी कहाँ से लौटाएंगी फिर चंचल की शादी में हीरे की अंगूठी, इसीलिए मैंने फिर कैंसिल कर दिया कि नहीं रहने दो, हीरे की अंगूठी नहीं देते अब हीरे की अंगूठी बातों से तो बन नहीं जाती है, इतनी महंगी आती है। और अगर वो मेरी चंचल की शादी में जेठानी जी वापस नहीं दे पाई तो बाकी चीजों का तो मैं सब्र कर लूंगी, पर हीरे की अंगूठी का कैसे सब्र करूंगी? क्यों दीदी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरे घर के अगर हालात ठीक होते ना भाभी, तो मैं तो संगीता की शादी का सारा खर्चा उठा लेती। बड़े भैया के जाने के बाद
बड़ी भाभी ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को गांव में रहते हुए पाला है। बुआ जी, फूफा जी, आइए बैठिए, मैं आप लोगों के लिए जूस ले आती हूँ। अरे वो जूस फूस कौन पिएगा, या तो इनके लिए चाय बना ला। पर मुझे लगता है चाय के लिए तो दूध भी खत्म हो गया। वो क्या है ना दीदी, दूध खत्म हो गया घर में। आप बैठिए, मैं भी मंगा लेती हूँ बाहर से दूध। ये मम्मी जी झूठ क्यों बोल रही है, दूध कहाँ खत्म हुआ है, इतना सारा दूध रखा तो है किचन में। नहीं नहीं भाभी, दूध फूद मंगाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम जल्दी में हैं, अभी हम चलते हैं। अरे बुआ जी बैठिए ना थोड़ी देर, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे बहू तूने सुना ली, तेरे बुआ और फूफा जी दोनों जल्दी में हैं, जाने दे उन्हें। ठीक है भाभी, फिर चलते हैं। क्या जरूरत थी बहू तुझे उन्हें रोकने की, अगर कहीं वो रुक जाते तो तेरे को खाना खाना सब बनाना पड़ जाता उनके लिए। एक बार इनके घर गई थी, इन्होंने चाय के लिए भी नहीं पूछा था मुझे। हो सकता है ना माँ जी, उनके घर भी दूध खत्म हो गया हो। कोई दूध फूद नहीं खत्म हुआ था, सब बहाने थे, बहाने चाय ना पिलाने के। और मेरा तो हिसाब किताब बिल्कुल साफ है, जो जैसा मेरे साथ करेगा मैं बिल्कुल वैसे ही लौटा दूंगी उसे। और वैसे भी बहू, मैं बंदे की हैसियत देख के बात करती हूँ, हैसियत देख के मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। इंसान के कपड़ों से और उसके रहन सहन से ही पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है, उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए फिर। और ये तेरी बुआ सास, इनके तो घर के हालात बहुत खराब है। इस समय तो इनकी बेटी की नौकरी भी छुट्टी हुई है, तो हमें क्या जरूरत है इन्हें चाय पिलाने की। अभी तो इनके घर चली जा, इनके घर चाय भी नहीं मिलेगी तुझे। गणित के हिसाब किताब में बहुत पक्की हूँ बहू मैं। पर मम्मी जी मान लेते हैं आपकी बात, बुआ जी के हालात खराब है कि वो हमें चाय भी नहीं देंगे, तो क्या हमारे भी हालात खराब है, हम उन्हें चाय क्यों नहीं पिला सकते। मेरा बेटा और मेरा पति बहुत मेहनत से कमा के लाता है बहू, और उनकी इतनी मेहनत की कमाई को मैं ये उड़ा तो नहीं सकती ना बहू। खैर ये सारी बातें मैं तुझे क्यों समझा रही हूँ, तू जा किचन में कोई काम पड़ा हुआ है तो देख ले। अगर नहीं आना होती ना तो ये बहू उनको चाय क्या खाना खाना भी खिला के भेजती। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं। ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लग जाएगी? तुम्हारी मम्मी की आदत मुझे बहुत अजीब सी लगी। पर ऐसा क्या हो गया? अरे अब तुम्हारी ताऊ की लड़की की शादी है, वो लोग इतने गरीब हैं, तो तुम लोगों को तो इस तरीके से सारा शादी का खर्च उठाना चाहिए। पर तुम्हारे घर से तो मम्मी जी सिर्फ एक साड़ी लेके जा रही है उनकी शादी में। तुम क्यों इन पचड़ों में पड़ रही हो? माँ को करने दो ना जो कर रही है। अगर तुमने कुछ कहा ना तो माँ तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी, बहुत डांटेंगी और बहुत कलेश करेंगी घर में फिर। मुझे कलेश वगैरह से डर नहीं लगता, पर गलत के खिलाफ कोई तो कुछ बोलेगा ना। माँ जी की तो आदत बहुत गंदी है, वो तो एक कप चाय भी नहीं देती है किसी को, उनके तो बदले की भावना बहुत ज्यादा है। इस तरीके से तो घर के सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, कोई भी नहीं आएगा हमारे घर। तो हमारे घर आते ही कौन है? पर अगर हम समाज में रहते हैं तो रिश्ते नातों को समाज को साथ में लेके चलना पड़ता है ना। माँ को ये लगता है कि उन्हें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये माँ जी नहीं, उनका अहंकार बोलता है। जरूरत तो श्री राम भगवान को भी पड़ेगी थी वानर सेना की, तो माँ जी क्या चीज है। कल को भगवान ना करे हमें कभी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, हम किसी मुसीबत में आ गए, तब उस समय कौन मदद करेगा हमारी। वैसे भी कोई भी कितना भी गरीब हो, किसी के घर खाने के लिए और चाय पीने के लिए नहीं आता है, बल्कि बाहर से आए हुए किसी को चाय देना पानी देना ये तो हमारे व्यवहार को दर्शाता है। अपने व्यवहार से ही तो हम सबको अपना बनाते हैं। पर ये बात माँ को कौन समझाए? इन सब चीजों के लिए मैंने एक बार बोला था तो माँ ने मुझे डांट दिया था, इसलिए मैं चुप हो गया, मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। और तुम यकीन मानो, मैं तो संगीता के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर माँ के डर से चुप हो जाता हूँ। माँ को ये लगता है कि अगर हम संगीता की शादी में जितना भी करें ना, वो लौट के चंचल की शादी में हमारी ताई हमें दे दे। और हमारी ताई जी के हालात तो बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्होंने तो कैसे कैसे अपने बच्चों को पाला है। एक समय पे तो उनके यहाँ रोटी के भी लाले थे, रोटी भी नहीं थी बच्चों को खाने के लिए। फिर ताई जी ने दूसरों के खेतों में काम करके अपने बच्चों को पाला। उस समय बाबूजी और मैं जाके कुछ पैसे दे आए थे ताई जी को, माँ को बिना बताए। अगर ताई जी के घर का हालात इतने ज्यादा खराब है तो मुझे लगता है आप लोगों को संगीता दीदी की शादी के खर्चा उठा लेना चाहिए था। पर शादी का खर्चा तो बहुत दूर की बात है, माँ जी तो वो 200-300 रुपए वाली साड़ी दे दी है संगीता दीदी को। वो तो माँ का हमेशा से व्यवहार रहा है, वो हैसियत देख के चीजें करती है। माँ को ये लग रहा होगा कि जितने की साड़ी माँ देंगी उतने की लौट के चंचल की शादी में आ जाएगी। माँ अगर ज्यादा महंगी साड़ी देगी तो ताई जी की हैसियत नहीं है ना उसे लौटाने की। फिर आपकी मम्मी की ये कितनी गलत मानसिकता है। चलो ठीक है, मैं जरा फ्रेश हो जाता हूँ। माँ जी का दिल तो बहुत छोटा है, वो भला शादी का खर्चा क्या उठाएंगी, वो तो किसी को चाय भी ना दे, शादी का खर्चा क्या उठाएंगी। अरे और नहीं है तो कम से कम थोड़े से पैसे ही रख दो ताई जी के हाथ में, उन्हें कितनी मदद मिलेगी, कितनी दुआएं देंगी वो हमें। बुआ जी के सामने तो कितना दिखावा कर रही थी माँ। यही कारण है कि इन लोगों की किसी से नहीं बनती है, कोई आता जाता ही नहीं है, ना पास पड़ोस ना रिश्तेदार। और एक मेरे मायके में मेरी मम्मी सबसे बना के रखती है, मेरे घर में तो सबकी भीड़ लगी रहती है। उफ, मैं तो संगीता की शादी में परेशान हो गई। गांव में कितने मच्छर थे और गर्मी कितनी थी, और ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही थी। ये कोई शादी थी? ये तो बस नाम की शादी थी। अरे मिथिलेश, अब भाभी ने जो भी किया अपनी हैसियत के हिसाब से किया ना, फिर भी भगवान की दया से संगीता की शादी काफी अच्छे से होगी, कोई विघ्न नहीं आया। विघ्न तो अब आएंगे, मुझे तो लगता है लड़का कुछ कमाता धमाता भी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाभी ने लड़के में देखा क्या। मुझे तो लड़का भी बहुत गरीब परिवार से लगा। गरीब और अमीर से क्या फर्क पड़ता है, लड़के में काबिलियत होनी चाहिए। तुमने लड़के का व्यवहार नहीं देखा,
कितने अच्छे व्यवहार का लड़का था, कितने अच्छे से सबसे बातचीत कर रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी संगीता को बहुत खुश रखेगा। अरे छोड़ो ना, आप देखना, शादी तो मैं करूंगी अपनी चंचल की, दुनिया देखती रह जाएगी। भला संगीता की शादी भी कोई शादी थी? तुम भी ना हर चीज को पैसे से तोलती हो। तो क्यों ना तोलूं पैसे से? दुनिया को पता भी तो चलना चाहिए कि हाँ इस घर में शादी है। तुम्हारी भाभी ने क्या किया, 4 लोग बुला के भंवर डाल दी लड़की के, खाना भी नहीं था ढंग का। और तो अब बारात में भी 10 या 20 लोग ही आए हुए थे मुश्किल से। अरे माँ बाबूजी आप लोग आ गए। और बाबूजी कैसी रही शादी? अरे बहू बहुत बुरी थी शादी, मैंने तो अपनी जिंदगी में इससे बुरी शादी नहीं देखी। तुम भी ना बहुत मीन मेट निकालती हो। अब भाभी ने अपनी हैसियत के हिसाब से अच्छी शादी कर दी संगीता की। शादी तो शादी है ना, या तो कम पैसा लगा लो या ज्यादा। बहू संगीता की शादी बहुत अच्छे से होगी। बाबूजी मैं ये कह रही थी, संगीता दीदी को और उनके हस्बैंड को शादी के बाद अब पगफेरे के लिए हम बुला लेते हैं, खाना वगैरह खा जाएंगे। पगफेरे के लिए तू क्यों बुलाएगी उन्हें यहाँ पे? क्यों नहीं माँ जी, संगीता दीदी आखिर है तो इसी खानदान की लड़की। पगफेरे बातों से नहीं हो जाता, पगफेरे में बहुत कुछ देना पड़ता है, वो कौन देगा? और अगर मान लो हम पगफेरा कर भी देते हैं संगीता का, तो क्या जेठानी जी हमारी चंचल का पगफेरा करेंगी? और जो सामान हम संगीता को दे देंगे वो लौटाएंगे जेठानी जी हमें? भूल जा बहू, वो कभी नहीं लौटाने वाली, उनकी हैसियत ही नहीं है लौटाने की। ना ना ना, मैं नहीं करूंगी पगफेरा संगीता का। आपको पता है जी, अगले महीने मेरे भाई के लड़के का बर्थडे है, मैं सोच रही हूँ उसके बर्थडे में देने के लिए एक सोने की चेन खरीद लाती हूँ, और भैया भाभी और उनके बच्चों के लिए, सबके लिए कपड़े। आप क्या कहते हैं? और आपको तो पता है ना कुछ दिनों में हमारी चंचल की शादी होगी, तो इसका डबल करके भैया लौटा देंगे हमें, अब देखना। तुम तो देने की बाद में सोचती हो, पहले ये देखती हो कि लौट के क्या आएगा। बहुत गंदी आदत है तुम्हारी। और वैसे ये सब किस लिए, क्या जरूरत है ये सब करने की? और वैसे भी तेरा भाई तो इतना अमीर है, उसे इन सब चीजों की क्या जरूरत है? तेरी दी हुई चेन को तो वो देखेगा भी नहीं, साइड में रख देगा, अहमियत ही नहीं देगा तेरी दी हुई चेन की। और तुम्हें पता नहीं है, बदले में वो चंचल की शादी में हीरे का देगा कोई ना कोई सामान, देख लेना आप। वैसे भी जो चेन मैं दूंगी ना, वो ऐसे हल्की नहीं होगी, बहुत भारी वाली चेन दूंगी, कम से कम 5 तोले की। इसका आधा भी अगर तू संगीता की शादी में दे देती ना, तो भाभी को कितना सहारा लग जाता, कितनी खुश होती वो। इन सब चीजों की भाभी को बहुत जरूरत थी। भैया के जाने के बाद भाभी ने कैसे कैसे अपने बच्चों को पाला है। अगर मैं संगीता की शादी में इतना कुछ दे देती, तो तुम्हारी भाभी हमारी चंचल की शादी में ये सब सामान कैसे लौटाती? इसीलिए मैंने संगीता की शादी में सिर्फ एक ही साड़ी दी, ताकि एक साड़ी तो तुम्हारी भाभी लौटा ही पाएगी ना हमारी चंचल की शादी में, उस पर कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा। आए बड़े मुझे सलाह देने वाले, और आप ये क्यों भूल जाते हो कि लेना देना हमेशा हैसियत के हिसाब से चाहिए। तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से आज तक मैं अपनी भाभी के लिए कभी कुछ नहीं कर पाया। तुम्हारी बदले की भावना ना तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। अरे जरूरत के समय अगर हम अपनों के साथ नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? भाभी अगर तुम्हारी दी हुई साड़ी को देखेंगी तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। अरे और कुछ नहीं तो कम से कम कपड़े तो ढंग के दे देती संगीता को। तुम्हें शर्म नहीं आई वो साड़ी देते हुए? अगर मुझे पहले से पता होता ना, तो मैं कुछ अच्छे कपड़े खरीद के ले जाता संगीता और दामाद जी के लिए। तुमने तो बस एक साड़ी दे दी, तुमने तो दामाद जी के लिए भी कपड़े नहीं खरीदे। और तू भूल कैसे सकती है, इस संगीता ने तेरी कितनी सेवा की थी जब तू बीमार हो गई थी। कोई भी किसी के लिए फ्री में कुछ नहीं करता है। क्या मतलब तेरा इससे? बदले में मैंने संगीता को कपड़े भी तो दिए थे। तो तुझे क्या लगता है तुझसे कपड़े लेने के लिए संगीता ने तेरी सेवा की? तू अगर उसके लिए कपड़े नहीं भी लाती ना, तब भी वो तेरी सेवा करती। अरे इतने बदले की भावना सही नहीं है। अब आप मत समझाओ मुझे क्या सही है और क्या गलत है। हमेशा हैसियत के हिसाब से लेना देना चाहिए, और तुम्हारी भाभी की हैसियत के हिसाब से कपड़े भिजवाए मैंने, और मेरे भाई की जो हैसियत है उसके हिसाब से वहां गिफ्ट भिजवा दूंगी। पापा जी मम्मी जी चाय। मुझे लगता है मम्मी जी पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो अपने पापा की ज्यादा तरफदारी मत कर, और ये मत भूल बहू तू कि लेना देना हमेशा हैसियत में अच्छा लगता है। कल को अगर मुझे पैसे पैसे की जरूरत पड़ेगी ना बहू, तो तू देखना मेरा भाई ही खड़ा होगा मेरे साथ, ना कि इनकी भाभी। और मम्मी जी कभी हमें पैसे की जरूरत ना होके सबके साथ की जरूरत होगी तो उस समय आप क्या करेंगी? उस समय आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। आपको पता है मम्मी जी, मुसीबत में ना पैसों से ज्यादा अपनों का साथ काम आता है। मैं आपकी बात को मान लेती हूँ मम्मी जी कि ताई जी हमारी पैसों से मदद नहीं कर पाएंगी, पर हाँ कल को अगर हमें किसी के साथ की जरूरत पड़ेगी ना, तो ताई जी सबसे पहले खड़ी नजर आएंगी। और मुसीबत में तो अपनों का साथ ही काफी होता है मम्मी जी। और रही बात लेने देने की मम्मी जी, तो लेने देने से कोई गरीब नहीं हो जाता है, और ना कोई लेने देने का भूखा होता है। आप अगर वो साड़ी नहीं भी देती ना ताई जी को, तब भी संगीता दीदी की शादी हो जाती। मम्मी जी अगर किसी को कोई चीज देनी है ना, तो ऐसी तो हो कि अगला बंदा पहन तो सके, उसे यूज तो कर सके। अच्छा तो तू भी अपने ससुर के लक्ष्य कदम पे चल रही है। अब तुझे क्या समझाऊं, तुझे अभी ये बातें समझ नहीं आएंगी। अरे बहू रहने दे, इसके साथ माथापच्ची करने का कोई फायदा नहीं है। ये अपने आगे किसी को समझती ही नहीं है। इसको समझाना मतलब पत्थर के आगे सिर पटकना है। तुम घर के सारे लोग क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो हमेशा? मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी है। आए बड़े मुझे समझाने वाले। मिथिलेश मिथिलेश, मैंने ना पहचाना नहीं, कौन है ये? माफ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे बहू तूने मुझे देखा हो तभी तो पहचानेगी, मैं तो तेरी शादी में भी नहीं आ पाई थी, बहुत बीमार थी मैं उस समय। अरे बेटा तेरी ताई सास
गांव से आई हूँ। चरण स्पर्श ताई जी, भगवान तेरा सुहाग बनाए रखे। चल उठ जा। मेरी देवरानी कहाँ है? वो माँ जी अभी आती होंगी, कहीं गई हुई है। ताई जी आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। कौन? भाभी आई है क्या? हाँ देवर जी, सही पहचाना। भाभी आपने बहुत अच्छा किया, आप आ गई। आइए बैठिए। आप दोनों बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। और बताइए भाभी, अचानक से कैसे आना हुआ? गांव में सब ठीक तो है? देवर जी मुझे आपकी मदद की जरूरत है, इसीलिए आई थी। जी कहिए भाभी। देवर जी मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है। अगर आप कुछ मदद कर देते तो बड़ा एहसान होता आपका। अरे भाभी ऐसे बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो आप। मैं आपको अभी 20,000 रुपए दे देता हूँ। पर आप कहाँ से दे दोगे पैसे? घर में पैसे कहाँ हैं? और अगर ये पैसे ना लौटा पाई तब क्या करोगे आप? माफ करना भाभी, इनके मुंह से निकल गया शायद। हमारे घर में भी कहाँ है पैसे देने के लिए। अच्छा मिथिलेश, कोई बात नहीं है, तो गुस्सा मत कर। पर मिथिलेश, मैंने तो तुझे अभी परसों तुझे 1 लाख रुपए रखने के लिए दिए थे, वो पैसे कहाँ हैं? शायद आप भूल रहे हो। आपको कहा था ना मैंने, मेरे भाई के लड़के का बर्थडे है, तो वही उसको देने के लिए गिफ्ट खरीद लिया मैंने। अब अपने भाई के यहाँ जाती मैं तो खाली हाथ थोड़ी जाती, इसीलिए उसके लड़के को देने के लिए गिफ्ट खरीद लाई मैं। उसी के चलते सारे पैसे खर्च हो गए। माफ करना भाभी, अभी के अभी तो नहीं दे पाऊंगा मैं आपको पैसे, पर मैं हाँ कहीं से इंतजाम करता हूँ पैसों का। अरे देवर जी कोई बात नहीं है। पर भाभी आपको 20,000 रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? वो देवर जी, संगीता के पेट में पथरी है, उसी का ऑपरेशन कराना था। उसी के लिए 20,000 रुपए चाहिए थे मुझे। डॉक्टर ने कहा है अगर अभी पथरी निकलवा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे आगे पथरी बड़ी हो जाएगी और फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, उसका दर्द भी बढ़ जाएगा पेट में। फिर आपने ये सोचा होगा भाभी कि मेरे तो देवर के घर में ही पैसों का पेड़ लगा हुआ है, चलो वहीं से झाड़ लाती हूँ, क्योंकि हमारे अपने तो खर्चे होते नहीं है घर के कुछ। और मान लो भाभी अगर हम आपको पैसे दे भी देते तो आप लौटाती कहाँ से हमारे पैसे? आपके पास तो कमाई का कोई जरिया भी नहीं है जिससे वो पैसे लौटा देती आप, तो आप मांगने कैसे आ गई? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? और ऐसे भी भाभी तुझसे नहीं मुझसे पैसे मांगने आई हैं, अपने देवर से। अरे देवर जी आप दोनों आपस में मत लड़ो। मैं भी ना बेटी का दर्द देखा ही नहीं गया, इसीलिए यहाँ आ गई, ये जानते हुए भी कि मिथिलेश मेरी कभी मदद नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारे अलावा अपना कोई दिखाई भी तो नहीं देता है ना। ले दे के तुम ही तो मेरे अपने हो, और देखो मेरे आने से तुम दोनों के बीच में लड़ाई होगी। देवर जी रहने दो, पैसे का इंतजाम नहीं होता तो कोई बात नहीं है, पर मेरी वजह से आप दोनों लड़ाई मत करो। मेरी संगीता का इलाज तो हो ही जाएगा देर सवेर, प्राइवेट में नहीं होगा तो सरकारी अस्पताल में हो जाएगा। दामाद जी भी तो जुगाड़ कर रहे हैं ना पैसों का, वो भी कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे। ठीक है मिथिलेश, देवर जी मैं चलती हूँ। भाभी बैठिए ना, चाय तो पी के जाइए। और हाँ देवर जी एक बात तो बताना मैं भूल गई, वो दामाद जी की नौकरी आपके शहर में ही लग गई है, तो वो संगीता को लेके यहीं पे कोई किराए का मकान ढूंढ के रहेंगे और यहीं रह के फिर संगीता की पथरी का ऑपरेशन भी करा देंगे। शादी के बाद से संगीता के पेट में दर्द रहने लगा था देवर जी, तभी पता चला कि उसके पेट में पथरी है। मैं जाती हूँ कहीं और, देखती हूँ पैसों का इंतजाम हो जाए तो। देवर जी आप तो ये दुआ करना कि मेरी संगीता को कुछ ना हो। मिथिलेश इस बैग में गांव से कुछ सब्जियां लेके आई हूँ मैं, निकाल लेना, बिल्कुल ताजी सब्जियां हैं। पापा ये ताई जी कहाँ चली गई? ताई जी अपने घर गई और कहाँ नहीं? और मम्मी जी आपने उन्हें बैठने को नहीं बोला, वो इतनी जल्दी क्यों चली गई? तो क्या मैं उन्हें जबरदस्ती बिठा लेती अपने घर? अब जा अंदर, तूने चाय बनाई होगी ना, वो ले आ हमारे लिए। माफ करना मम्मी जी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर आपको ताई जी की मदद कर देनी चाहिए थी। सिर्फ 20,000 रुपए का ही तो बात थी। बहू ये हमारे खानदान के बीच की बात है, तुझे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। पर मम्मी जी आप ये मत भूलिए मैं भी इसी खानदान का हिस्सा हूँ, और तू भी नई नई आई है इस घर में, तुझे इस घर के लोगों के बारे में पता ही नहीं है। पर मम्मी जी मैं पता करने की कोशिश तो कर ही रही हूँ ना, मैं भी आपकी तरह ही बहू हूँ इस घर की। मम्मी जी आप ये कैसे भूल सकती हैं? और जितना ये परिवार आपका है ना मम्मी जी, उतना मेरा भी है। पर बहू अभी तो तुझे घर गृहस्थी चलानी नहीं आती है, पहले वो तो सीख ले। इस तरीके से तो मम्मी जी आपको भी घर गृहस्थी नहीं चलानी आती है। घर गृहस्थी का मतलब ये नहीं होता कि रोटी बनाई और खा ली, घर गृहस्थी का मतलब ये होता है कि हमें एक दूसरे के सुख दुख में भी काम आना चाहिए। और आप तो एक कप चाय ना दो किसी को और आप घर गृहस्थी की बातें कर रही हो। पर आप तो किसी से पानी भी ना पूछो मम्मी जी, चाय तो बहुत दूर की बात है। आप देख लेना मम्मी जी, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपसे सब दूर हो गए। वो तो बाबूजी का और इनका चेहरा देख के यहाँ पे आ जाते हैं लोग, नहीं तो आपकी शक्ल देख के तो कोई आए भी ना इस घर में। मुझे तो इस बात का डर है कहीं आप बिल्कुल अकेली ना पड़ जाएं। और मम्मी जी आप ये कैसे भूल सकती है, एक दूसरे की मदद के बिना तो हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे बहू तू रहने दे, पैसा होना चाहिए बस पास में, किसी की जरूरत नहीं होती। पैसे के दम पे सारे रिश्तेदार खरीदे जा सकते हैं, यही तो आपकी गलतफहमी है मम्मी जी। वो ऋतिक का एक्सीडेंट हो गया है। ये क्या कह रही हैं आंटी जी आप? कहाँ है ये? वो रोड पे ऋतिक की गाड़ी को एक ट्रक वाले ने हिट कर दिया। वो तो अगर तेरे अंकल समय पे नहीं पहुंचते ना तो वो तो गाड़ी में ऐसे ही पड़ा रहता ऋतिक, खून से पूरा लथपथ था। और तेरे अंकल जी उसे भी हॉस्पिटल लेके गए क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था कि ये तो हमारे पड़ोसी हैं। और तेरे अंकल ने ऋतिक को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। वो तो अच्छा है, इस लड़के का पड़ोसी से जल्दी से हॉस्पिटल ले आया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। चलो देखता हूँ इसकी फैमिली बाहर आई या नहीं। हो सके खून का इंतजाम कीजिए।
पर ऋतिक का ब्लड ग्रुप तो ओ पॉजिटिव है, हम लोगों का तो किसी का भी ओ पॉजिटिव नहीं है। मैं अपने भाई से पूछती हूँ, मेरे भाई का ओ पॉजिटिव है, क्या पता वो दे दे खून। मैं अपने भाई से फोन पे बात कर लेती हूँ। अरे क्या हुआ मिथिलेश, कितनी देर में आ रहा है तेरा भाई? वो तो अपने लड़के की बर्थडे पार्टी में बिजी है, उसने तो मना कर दिया आने के लिए। वो कह रहा था अगर पैसे की जरूरत है तो पैसे भिजवा देता हूँ मैं, खुद मेरे पास अभी समय नहीं आने का। अब क्या करेंगे हम मम्मी जी? आंटी जी, आपकी रिश्तेदारी में किसी का ओ पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप? हाँ हाँ, ओ पॉजिटिव तो मेरा ही ब्लड है। चलिए आंटी जी जल्दी चलिए, मेरे ऋतिक को खून दे दीजिए, मेरे ऋतिक की जान बचा लीजिए। चलिए ना, जल्दी चलिए ना आंटी जी, क्या सोच रही हैं? पर मैं क्यों अपना खून दे दूं और बदले में मुझे क्या मिलेगा? तेरी सास तो एक कप चाय नहीं पूछती है किसी को। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी खून, तेरे अंकल जी से हॉस्पिटल तक ले आए, ये क्या कम है? मैं जानती हूँ आंटी जी आप ये सब बातें क्यों कर रही हैं, भगवान के लिए अभी आंटी जी मेरे ऋतिक को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब आप मेरा खून ले लीजिए और हमारे ऋतिक को बचा लीजिए। और बहू, ये मैं तेरा मुंह देखते हुए दे रही हूँ खून, अगर तेरी सास का मुंह देखते हुए देती ना तो पानी की एक बूंद भी ना देती, खून तो बहुत दूर की बात है। चलिए आप जल्दी चलिए मेरे साथ। अब आपके पति खतरे से बाहर हैं, मैंने उनका पूरा चेकअप कर लिया है, पर हाँ सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। आप एक काम कीजिए, उन्हें यहाँ से दूर कहीं ले जाइए जहाँ शुद्ध हवा हो। आप गांव लेके जा सकती हैं उन्हें, गांव की शुद्ध हवा में अगर वो रहेंगे तो शायद उन्हें कुछ याद आ जाए। जी ठीक है डॉक्टर, हम उन्हें गाँव ले जाएंगे। ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। मम्मी जी, मामा जी तो एक बार भी इन्हें देखने नहीं आए। माफ करना मम्मी जी, पर मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था, पर आजकल के रिश्तों की यही सच्चाई है माँ जी। आज हमें पैसे की नहीं, लोगों के साथ की जरूरत है। और देखना मम्मी जी, आप गांव में अब हमारी ताई जी मदद करेंगी, गांव में हमें अपनेपन की जरूरत पड़ेगी मम्मी जी, ना कि पैसे की। अब तो आपको समझ आ गया होगा मम्मी जी कि पैसा अपनी जगह है और रिश्तेदारी अपनी जगह। तूने बिल्कुल ठीक कहा बहू। पापा जी, ऋतिक को गाँव लेके जाना होगा। ठीक है बहू, हम कल सुबह ही निकलेंगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें सब याद आ गया। भाभी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे इसमें एहसान कैसा, ऋतिक क्या मेरा बेटा नहीं है? तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया कि ऋतिक को यहाँ ले आए। मैं तो आपसे नजर मिलाने के लायक भी नहीं हूँ भाभी। आपने इतने दिन हम सबकी इतनी खातिरदारी करी, बिना किसी लालच, बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी बदले की भावना के। और एक मैं थी कि मुझे तो किसी को चाय पिलाने में भी जोर पड़ते थे। सचमुच आपका दिल बहुत बड़ा है भाभी। मेरा तो सिर आपके सामने सम्मान में झुक गया भाभी। मेरी सारी गलतियों को माफ करेंगी ना भाभी? चल, मैंने तुझे तेरी सारी गलतियों के लिए माफ किया। और सच पूछे ना तो मैंने ये मदद तुझे देख के नहीं, तेरी बहू और अपने देवर जी के मुंह को देख के की है। उन्होंने मेरा कभी अपमान नहीं किया, हमेशा मेरा साथ दिया। तेरे घर के सारे रिश्ते हैं ना, वो देवर जी ने बना के रखे हुए हैं अभी तक। और अब तो तेरी बहू इतनी अच्छी आ गई है, तू देखना तेरे घर के सारे रिश्ते एक बार फिर जुड़ जाएंगे। अरे तूने ऐसा मुंह क्यों लटकाया हुआ है? आज हमारा ऋतिक ठीक हुआ है, अब तो खुश हो जा। बहू जा, तू खाने में कुछ पूड़ी वगैरह बना ले आज। जी ठीक है ताई जी, अभी बना के लाती हूँ। भाभी, अब आप हमारे घर कब आओगी? जब तू बुलाएगी तभी आ जाऊंगी। बहू, तू संगीता को और दामाजी को भी फोन लगा, वो आ जाएंगे तो उनका खाना पीना भी कर देंगे हम। और भाभी को हम अपने साथ ही लेके चलेंगे। जी ठीक है मम्मी जी, अभी कर लेती हूँ फोन। तो भाभी अब आप भी चलने की तैयारी करो हमारे साथ, हम लोग कल सुबह ही शहर निकलेंगे। इस समय भला दरवाजे पे कौन आया होगा? अरे आप आइए आइए, मैं तो ऋतिक का हालचाल पूछने आई थी। अब कैसी तबीयत है उसकी? आपकी दया से ऋतिक बिल्कुल ठीक है। ओह मिश्रानी जी आई है, जरा चाय तो लिया उनके लिए। आज तो मिश्रा ऐसी कुछ बदली बदली लग रही है, चाय मंगा दी है मेरे लिए।